हेलो दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य 72वीं बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसी परीक्षा में सफलता हासिल करना है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक को विस्तार से समझेंगे। ध्यान रखिए कि जो PYQs होते हैं वो सिर्फ प्रश्न नहीं होते हैं, बल्कि यही बताते हैं कि बीपीएससी कैसे सोचता है, किस प्रकार के सवाल बार बार पूछता है और किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत निकलिए, हर प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक को डिटेल में समझिए। और अगर आपने इन 25 प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लिया तो आने वाली बीपीएससी परीक्षा में कई सवाल आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पिछले के मतलब इस सीरीज़ के जो पिछले पार्ट्स हैं उनको नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियो आपकी तैयारी को एक कदम आगे ले जाएगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और अपनी तैयारी को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 76 से कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए है कि यह जहरीला और यौगिक बनाता है, ऑप्शन बी है कि यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, और ऑप्शन डी है कि ऑप्शन सी है कि जंग देखी जाती है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। जब तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये तेल की गुणवत्ता को कम करता है। तो एक तो ये ऑप्शन सही हो गया, एक से तेल की गुणवत्ता को कम करता है, और समय के साथ तेल में हानिकारक धातुओं का संदूषण हो सकता है। तो अगर हानिकारक धातु संदूषित होंगे तो जहरीला यौगिक बनेगा। और जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट होता है उसमें लोहे का जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। और खाद्य तेलों में सामान्यतः प्राकृतिक रूप से वसा अम्ल पाए जाते हैं जो कि जस्ता की परत को साथ धीरे धीरे अप्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो ये भी जंग भी देखी जा सकती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टेट्रा मिथाइल ऑक्साइड, ऑप्शन बी है यहाँ पे ट्राईमेथिल हेक्सेन है, यहाँ पे मिथाइल है, ट्राईमेथिल हेक्सेन। ऑप्शन सी है टेट्रा एथिल लेड, और ट्राई एथिल टोल्यून है ऑप्शन डी। तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो है टेट्रा एथिल लेड, यानी टेट्रा एथाइल लेड को ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्योंकि और इस जो इसका मुख्य कार्य होता है, जो टेट्रा एथाइल लेड है इसका मुख्य कार्य होता है पेट्रोल में एंटी नॉक एजेंट के रूप में कार्य करना, और यह दहन प्रक्रिया को धीमा करके इंजन के अपस्फोटन को कम करता है, जिससे ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है, जो कि बहुत अधिक प्रभावी होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन वेराट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वैनिलीन, सॉरी यहाँ पे मेथेनॉल नहीं होगा, वैनिलीन। और ऑप्शन सी है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट, और ऑप्शन डी है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड वेरिट्रिक एसिड। तो जो PHBV होता है इसका पूर्ण रूप होता है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलरेट, और ये एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोइड का बहुलक होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए है प्रजनन ग्रंथियां, ऑप्शन बी है तैलीय ग्रंथियां, ऑप्शन सी है बहिस्रावी ग्रंथियां, और ऑप्शन डी है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, क्योंकि अंतःस्रावी तंत्र में नालिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों का स्राव करती हैं।
एक सेकंड। और आपको हार्मोन के बारे में ध्यान रखना है कि 1905 में अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने, मतलब एच स्टार्लिंग एच स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया था जो सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं और लक्षित अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। ऑप्शन ए है सहजीवन, ऑप्शन बी है परजीविता, ऑप्शन ए है सहजीवन, ऑप्शन बी है परजीविता, ऑप्शन सी है एंडो सिम्बायोसिस और ऑप्शन डी है इंडो पैरासाइटिज्म। तो जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत होती है इसको दर्शाता है एंडो पैरासाइटिज्म, क्योंकि एंडो पैरासाइटिज्म शब्द ही होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में अंतः परजीविता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है। इम्यूनोग्लोबुलिन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन ए है IgA, ऑप्शन बी है IgG, ऑप्शन सी है IgM और ऑप्शन डी है IgE। तो इसका आंसर होगा IgM, क्योंकि IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी है और यह एंटीबॉडी की वह श्रेणी है जो किसी नए एंटीजन या संक्रमण के संपर्क में आने पर शरीर द्वारा सबसे पहले बनाई जाती है और एंटीजन को समूहबद्ध करने और निष्क्रिय करने में बहुत अधिक प्रभावी होती है। इससे ये हो जाता है कि संक्रमण प्रारंभिक चरण में ही तेजी से सुरक्षा, जो संक्रमण होता है उसको प्रारंभिक चरण में ही तेजी से सुरक्षा मिल जाती है। तो ध्यान रखना संक्रमण के जवाब में बनने वाली IgM पहली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि जैविक झिल्ली यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन बी केवल लिपिड, ऑप्शन सी केवल प्रोटीन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जैविक झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली, मतलब जैविक झिल्लियाँ वो होती हैं जो कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली को ही जैविक झिल्लियाँ कहा जाता है और ये लिपिड और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की संयोजन से बनती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया लेकिन लिपिड और प्रोटीन दिया है, तो इसको आप करेक्ट मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 तो हो गया, 83 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडॉन है। AUG, ऑप्शन ए है AUG, ऑप्शन बी है UAA, ऑप्शन सी है UUU, ऑप्शन डी है UGC। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी UAA, क्योंकि UAA, UAG और UGA को नॉन स्टॉप, तो ध्यान रखें UAA, UAG और UGA इन तीनों को स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं, किसी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते। तो आपको ध्यान रखना है अगर इन तीनों में से कुछ भी है UAA या UAG और UGA तो ये सारे नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए भोजन का परिवहन, ऑप्शन बी पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन और ऑप्शन सी ऑक्सीजन और अन्य गैसों का परिवहन और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी वो है आवश्यक अमीनो एसिड का परिवहन। तो पौधों में जो जाइलम होता है ये पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन बी सही है।
क्योंकि ये जो पानी और घुले हुए खनिज लवण होते हैं वो जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए एंगलर और प्रांटल, ऑप्शन बी बेंथन और हुकर, ऑप्शन सी एपीडे कैंडेले और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो पौधों का वर्गीकरण है इसमें संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे ऑप्शन सी एपीडी कैंडोले। इन्होंने पौधों में जाइलम तथा फोल्लोहम जैसे संवहनी ऊतक का महत्व बताया था जो मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ कि आम में वह भाग हम जो भाग खाते हैं वह है। ऑप्शन ए है बाह्य फल भित्ति, ऑप्शन बी है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी है अंतः फल भित्ति और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आम का वह भाग जो हम खाते हैं वो होता है मध्य फल भित्ति, क्योंकि बाह्य फल भित्ति उसका छिलका होता है, मध्य फल भित्ति जो वो हम लोग खाते हैं उसका पल्प वो होता है, और अंतः फल भित्ति वो उसका गुठली होती है जिसमें बीज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग खाते हैं वो मध्य फल भित्ति होती है आम में, और जो छिलका होता है उसका बाह्य फल भित्ति, और जो उसकी गुठली होती है वो अंतः फल भित्ति। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, क्योंकि जो माइकोराइजा है वो कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच पाया जाने वाला एक पारस्परिक सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों भागीदारों को लाभ मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर ए ग्रामीण छात्रों में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय नामांकन बढ़ाना। ऑप्शन बी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन सी ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखना है जो मिशन दक्ष है इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। और यह कार्यक्रम बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 में शुरू किया था, जिसका लक्ष्य था कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को बुनियादी सीखने की खाई यानी फाउंडेशनल लर्निंग गैप को पाटना तथा शिक्षा में पिछड़ रहे छात्रों को ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने पर बल देना। तो आपको ध्यान रखना है ये बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 में शुरू किया था मिशन दक्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ कि बिहार स्टार्टअप नीति के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ऑप्शन बी समर्थन के लिए नियामक समर्थक, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। युवा का फुल फॉर्म होता है यस टू स्टार्टअप, मतलब वाई फॉर यस टू स्टार्टअप यानी नए व्यवसाय को प्रोत्साहन देना। यू का मतलब होता है अनलिश रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स यानी नए व्यवसाय को समर्थन देने के लिए नियामक सहयोग। और वी का मतलब होता है वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली में जीवंतता। और अब ए का मतलब होता है एक्सेस टू फंडिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट यानी वित्त पोषण एवं इंक्यूबेशन सहयोग तक पहुँच। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार योजनाएं युवा का घटक नहीं है। तो ध्यान रखें ऑप्शन सी इसमें गलत है, बाकी सारे हैं। और युवा का फुल फॉर्म हम आपको उसके थ्रू शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वैसे ये 2022 का करंट अफेयर्स है तो आने के चांसेस कम हैं, लेकिन पिछले बार वाले में आया था 71 में तो इसको देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ कि 2023-24 के में बिहार के जो आर्थिक प्रदर्शन हैं इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए
मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी है। और ऑप्शन जो बी है वो है कि 2023-24 में बिहार की जो जीएसवीए है स्थिर मूल्य में वो तृतीय क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% रही है। और ऑप्शन सी है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण यानी जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 4.6% रहा है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उस समय प्रति व्यक्ति आय यानी मौजूदा कीमतों पर 2023-24 में लगभग 59,637 थी। इसमें वृद्धि दर लगभग 12.2% रही है, न कि 12.8% जैसा विकल्प में दिया है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ 12.2 था। अब तृतीय क्षेत्र की सेवाएं 58.6% रही है, तो ये तो सही है। और जो सकल अस्थायी पूंजी निर्माण है यानी GFCF वो लगभग 4.6% रहा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। और दूसरा है कि बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। और तीसरा है कि बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। और इसका आंसर कूट के तहत देना है कि केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, और ऑप्शन सी है कि 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है कि 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, यानी ये सही है, तो ऑप्शन ए सही है। क्योंकि बिहार में युवा जनसंख्या जो कि 0 से 19 वर्ष है, इनके अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट होने का अनुमान है। और आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार की जो 0 से 19 वर्ष की आयु वाली आबादी है, इनका प्रतिशत समय के साथ घटेगा। तो वही आर्थिक सर्वेक्षण से ये सवाल है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि हमें इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य कारण इसका जन्म दर में कमी एवं जनसांख्यिकीय संक्रमण आदि है। और बिहार का जो जनसांख्यिकीय लाभांश है वो 2041 में से इस पर पहुँच जाएगा, जब आबादी में कामकाजी उम्र अर्थात 20 से 59 वर्ष के लोगों का हिस्सा 2011 के 43.2% से 58.3% पर पहुँच जाएगा, मतलब ऐसा अनुमान है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ कि PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली और नौकरियों में कार्यरत हैं। ऑप्शन बी है अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। ऑप्शन सी है अधिकांश महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थीं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्य करती हैं। तो इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि हमें PLFS जो रिपोर्ट होता है इसे भी देखना है, क्योंकि महिला इस रिपोर्ट में बताया गया 23-24 वाले में कि महिलाओं की बड़ी संख्या जो कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी है, न कि द्वितीयक मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। 1994 में इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। इसका दूसरा नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, तो इसलिए बाघ परियोजना के अंतर्गत आ जाता है। और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसे वर्ष 1978 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिला है। तो ये इकलौता राष्ट्रीय पार्क है जिसे
1994 में टाइगर रिजर्व बनाया गया, 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तो ये बिहार का इकलौता ऐसा पार्क है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है भैंसा, ऑप्शन डी है घोड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैल। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि बिहार का जो राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, राजकीय गीत है, राजकीय मछली है, राजकीय मतलब जो भी है बिहार से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ऑप्शन में जो गाय है वो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है और जो भैंसा है वो वियतनाम का राष्ट्रीय पशु है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी है 2014। तो भारतीय संसद द्वारा जो पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 था के तहत बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए जो अधिनियम था वो तो था नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पुनर्स्थापना उससे पहले नहीं होगी। तो ये सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बच्चा इकलौता ऑप्शन ऑप्शन डी जो कि सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन एवं स्थायी कैंपस का उद्घाटन किया था और इसकी पुनर्स्थापना वर्ष 2014 में ही कर गई थी और 2024 में यानी 10 साल बाद वो बन के तैयार हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की कि करमनासा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए वैशाली जिला, ऑप्शन बी कैमूर जिला, ऑप्शन सी पटना जिला और ऑप्शन डी विक्रम जिला। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये नदी बिहार और यूपी को बांटती है, यहाँ बक्सर के पास से चौसा से उधर। तो ये ऑप्शन बी होगा कैमूर जिला, क्योंकि करमनासा नदी का उद्गम स्थल बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और यह नदी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। और इसकी बाईं ओर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर जिले, जबकि दाईं ओर जो है वो बिहार के कैमूर और बक्सर जिले हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ और ये क्वेश्चन विवादित रहा था, शायद इसको उसने कमीशन ने इवैल्यूएशन से भी हटा दिया था कि बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है 85%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 95% और ऑप्शन डी है 100%। तो इसको कमीशन ने उससे हटा दिया था सर, इवैल्यूएशन से हटाया था क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद वगैरह हुआ था। लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर 95 होगा क्योंकि 94 to 95% के आसपास अकेले बिहार से होता था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए है जमुई जिला, ऑप्शन बी है गया जिला, ऑप्शन सी है नालंदा जिला और ऑप्शन डी है भागलपुर जिला। तो जो बिहार का जमुई जिला है यानी ऑप्शन ए, उसी से आपको मिलता है सोने के बारे में, सॉरी, तो बिहार के जो जमुई जिले में सोना पाया जाता है और यहाँ भारत के कुल स्वर्ण संसाधनों का लगभग 44% भाग पाया गया है, जो लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है, जिसमें 37.6 टन खनिज अयस्क शामिल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सवाना, ऑप्शन बी है उपोष्ण कटिबंधीय सवाना, ऑप्शन सी है गर्म एवं शुष्क और ऑप्शन डी है गर्म एवं शुष्क मरुस्थल। इसमें तो आंसर ऑलरेडी रेड हो गया है, तो इसका आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, क्योंकि ये जलवायु क्षेत्र मुख्यतः बिहार के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जिसमें विशेषतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भी शामिल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 यानी आज के लास्ट क्वेश्चन। किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है बीजी तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है एम ए अंसारी। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट ने 1918 में
बिहार का दौरा किया ताकि वहाँ होम रूल की गतिविधियों को गति मिल सके। और ये ध्यान रखना है, उन्होंने 18 अप्रैल और 25 जुलाई यानी एक साल में 2 बार यात्रा की, 18 अप्रैल को और 25 जुलाई को, यानी काफ़ी जल्दी जल्दी 2 बार यात्रा की पटना की, तथा मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों में लीग के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिए गए और संभावों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि क्वेश्चन 76 से 100 तक के सभी PYQs और उनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हों। अगर आपको कोई डाउट लगता हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि BPSC में सफलता सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सभी चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से ही मिलती है। तो आपको ध्यान रखते हैं, सोच तो मिनिमम रखिए लेकिन रिवीजन मैक्सिमम करिए, उसी सोच का मल्टीपल रिवीजन करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने BPSC की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हमारी सारी PYQ सीरीज सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में 71st BPSC PYQ सीरीज के अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और याद रखिए सही दिशा ही जो सही दिशा में की गई निरंतर मेहनत ही सफलता की पहचान होती है। धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।